नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत अब क्या करेगा और कब करेगा? क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाएगा या उससे भी आगे जाकर कोई बड़ा कदम उठाने वाला है जिसे आप युद्ध के नाम से जानते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी कार्रवाई को लेकर भारत सरकार जितना ज़्यादा संयम दिखा रही है उससे ज़्यादा देश की राजनीति में ऐसी एकता बनती जा रही है जो पहले भी होती तो थी मगर इस बार की तरह मुखर होकर दिखाई नहीं देती थी। हर आवाज आतंकवाद के खिलाफ बोल रही है। किसी एक को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वह अपनी आवाज ऊंची कर विपक्ष को, कश्मीर की जनता को, सेकुलर विचारधारा के लोगों को, लिबरल को टारगेट करने लग जाए। हर आवाज का अंतिम सिरा वहीं पर जाकर रुकता है कि सरकार के साथ हैं। तो अब सरकार क्या करेगी और कब करेगी, इसे लेकर चर्चा चल रही है। 22 अप्रैल के हमले के बाद से दिल्ली में बैठकों का सिलसिला जारी है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक करते हैं तो कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो कभी ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, कभी अमित शाह सिंधु संधि पर बैठक कर रहे हैं, तो कभी सुरक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस तरह की बैठकों की खबरें भले ही पूरे विस्तार से ना छप रही हों, लेकिन बैठकें हो रही हैं, इसकी सूचना भर से यह सवाल तेजी से पसरता जा रहा है कि मोदी सरकार आतंकी हमले का जवाब देने के लिए क्या करने वाली है। कुछ तो बड़ा करेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत समझौता नहीं करेगा, पाकिस्तान को घुटनों पर लाएगा। सवाल है कि क्या भारत सरकार इस बार कुछ अलग करेगी? सिंधु जल संधि को निरस्त करना और पानी रोककर जवाब देने की अपनी जटिलताएं हैं। तकनीकी एक्सपर्ट के अपने सवाल हैं कि संभव नहीं है। इस बीच झेलम नदी से पानी छोड़े जाने की घटना को लेकर नए सिरे से सवाल उठ रहे हैं कि पहले जलाशयों को खाली तो नहीं किया जा रहा ताकि आगे की रणनीति पर काम हो सके। इस बीच देश के स्तर पर एक अद्भुत किस्म की सहमति आकार लेती जा रही है। शुरू में आतंकी हमले के बहाने हिंदू बनाम मुसलमान, मोदी सरकार बनाम सेकुलर टाइप के विभाजन पैदा करने की बहुत कोशिशें हुई और अब भी जारी है, लेकिन जल्दी ही यह उफान कुछ कमजोर पड़ गया। कमजोर पड़ने का यह मतलब नहीं कि सांप्रदायिक नजरिया खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा की धार कम तो हुई है। क्यों कम हुई है, इसे समझने की जरूरत है। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर सरकार की सुझाव पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि संसद और इस देश की कोई और असेंबली मारे गए 26 लोगों का दुख और दर्द उतना नहीं समझती है जितना यह असेंबली समझती है, जिसके परिसर में भी आतंकी हमला हुआ था और उसमें 40 से अधिक लोग मारे गए। इस असेंबली में ऐसे लोग हैं जिनके कई रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं। विधानसभा में मारे गए सभी 26 लोगों के नाम पढ़े गए, जिनमें से एक नेपाली नागरिक भी है। एन रामचंद्रन केरला से, दिनेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ से, अतुल श्रीकांत मोनी महाराष्ट्र से, नीरज उधवानी उत्तराखंड से यूएई में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मस्जिदों में 2 मिनट के मौन का मतलब क्या है, इस बात को कश्मीर किसी से भी ज्यादा समझता है। विधानसभा ने हमले के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव आम सहमति से पास किया। मारे गए लोगों और परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा कि पहलगाम की घटना के बाद अब वे किस मुंह से जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगेंगे और इस अवसर का उपयोग वे राज्य के लिए दर्जा मांगने के रूप में नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इस बार के एक्शन में लोकेशन बदल रहा है। मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर निंदा कर सकती थी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा ने करके दिखा दिया। यही नहीं, 22 अप्रैल की घटना के बाद कश्मीर सरकार ने आदेश जारी किया कि सभी सरकारी दफ्तरों को 23 अप्रैल के दिन दोपहर 3:30 बजे 2 मिनट का मौन रखना होगा और रखा गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई जगहों पर आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक फारूक अहमद शाह ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकी हमले की निंदा की।
महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने भी 23 अप्रैल को आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसका नेतृत्व खुद महबूबा मुफ्ती ने किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार आतंकवादियों की पहचान करने में सतर्कता बरते, उसे नागरिकों और आतंकवादियों में अंतर करना होगा। वह निर्दोष लोगों को अलग थलग नहीं कर सकती। यह बात आतंकी हमले के बाद हो रही हजारों लोगों की गिरफ्तारी के संदर्भ में महबूबा ने कही। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में आप इन 26 लोगों को कब्र में बंद करके यहां से वापस भेजें? क्या हमारी इसमें कोई मंजूरी थी? क्या यह हमारी इजाजत से हुआ? हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। कठुआ से लेके कुपवारा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की। कहा कि ये मेरे नाम में नहीं हुआ, नॉट इन माय नेम। ये आपने जिसके लिए भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया। कश्मीर से आने वाली राजनीतिक आवाजें एक हो गई हैं, आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट हो गई हैं। कश्मीर के तमाम व्यापारिक संगठन, नागरिक संगठन, टैक्सी से लेकर होटल संगठनों ने हमले की निंदा की है और अपील की है कि कश्मीर पर विश्वास बनाए रखें। कश्मीर आतंकवाद का साथ नहीं देता है। कश्मीर के नेता गोदी चैनलों से लगातार सवाल कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसे क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, उसकी बात प्रमुखता से क्यों नहीं हो रही है। राजनीतिक दलों के प्रवक्ता खुलकर बोल रहे हैं और आम लोग भी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर एकजुट होकर देश के साथ है, लेकिन दुर्भाग्य से टीवी के डिबेट में सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिशें कम नहीं हो रही। गोदी मीडिया एक दीवार तो बन गया है, लेकिन कश्मीर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन सवालों का मुंह बंद करने में कि यहां आतंकवाद का विरोध नहीं होता। ऐसा नहीं कि निंदा की औपचारिकता पूरी कर दी गई हो, बल्कि 22 अप्रैल के बाद से लगातार वहां निंदा चल रही है। कश्मीर की मस्जिदों से आतंकवादी हमले की निंदा की गई। श्रीनगर की जामा मस्जिद में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी गई। नमाज से पहले 2 मिनट का मौन रखा गया। अखबारों की हेडलाइन कश्मीर को लेकर बदल गई है। विश्लेषण छप रहे हैं कि पिछले 30-40 साल के आतंकवाद के दौर में कश्मीर में ऐसा नहीं देखा गया। कश्मीर में आतंकवाद को देखने और उस पर लिखने वाले भी कह रहे हैं इसके पहले उन्होंने ऐसा नहीं देखा। हर आतंकी हमले के बाद कश्मीर के खिलाफ नारे लगते थे, लेकिन इस बार कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं, निंदा की जा रही है। कश्मीर के लोगों ने गोदी मीडिया के एंकरों से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जब पूरा कश्मीर एक स्वर से निंदा कर रहा है तो आप उस बात को क्यों नहीं प्रसारित करते, कश्मीर के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। गोदी मीडिया को भी अपने सुर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मीडिया में उन लोगों के बयान चल रहे हैं जो वहां पर्यटक के तौर पर गए थे और कश्मीर के लोगों के व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का बाहर आना, इसमें हम में से किसी का हाथ नहीं है।
हुकूमत ये कहे कि हमने कराया, कोई और ये कहे हमने कराया, कोई नहीं ना। हम भी इस गाड़ी पे चढ़े, हमने इस गाड़ी पे सवारी की, लेकिन गाड़ी चलाई हमने नहीं, ये लोगों ने खुद गाड़ी बना के इस पे सवार होके जुलूस निकाले, नारे दिए, बैनर बनाए, मोमबत्तियां जलाएं, ये कहने के लिए कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं। मिलिटेंसी, टेरर, दहशत, आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पे एहतियात से कदम जो है लें, हमारे तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे कि हम लोगों को अपने से दूर करें। कोई हमारे तरफ से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या कोई एक्शन हमारे तरफ से जिससे ये जो अपने आप में पैदा हुआ इसको कहीं जख्म पहुंचे। क्योंकि सही कहा सजाद ने, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे, और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। मीडिया से पहले कश्मीर के लोगों ने सैयद हुसैन आदिल शाह के बलिदान को रेखांकित किया और उसकी बात की। बताया कि कश्मीर के लोग मुसलमान ही हैं जिन्होंने यात्रियों को बचाया और वहां से निकाला, अपनी पीठ पर लाद कर ले आए। ऐसी रिपोर्ट को भले ही कम प्रमुखता दी गई हो, लेकिन गोदी मीडिया गायब करने में सफल भी नहीं हो सका। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसी तूफान के बीच आदिल के सुपुर्दे खाक में शामिल हुए और उनके परिवार से मुलाकात की। कहा कि आदिल के परिवार की हर संभव सहायता करेंगे। तो इससे क्या हुआ? एक तरफ साफ साफ दिख रहा था कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है, लेकिन यह भी दिखाया गया कि बचाने वाले और बंदूक छीनकर जान देने वाले भी मुसलमान हैं। इसलिए बहुत मुश्किल हो गया इसे हिंदू बनाम मुसलमान का मुद्दा बनाना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर कश्मीर का आम नागरिक गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा को लेकर अलर्ट हो गया है और अपने स्तर से जवाब दे रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी आदिल के बलिदान को स्वीकार करना पड़ा और उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की मदद राशि भी आदिल के परिवार को दी है। तो यह सब एक बदलाव तो है। कश्मीर बनाम शेष भारत, बीजेपी बनाम विपक्ष की राजनीति अब भी हो रही है और कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जिस स्केल पर ले जाने की कोशिश हुई उसमें सफलता नहीं मिली। देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने हेल्पलाइन जारी कर दी, अपने मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा, सरकारों से सुरक्षा सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। प्रयागराज, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ कुछ घटनाओं की खबरें मिली। विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने दूसरे राज्यों की सरकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कश्मीरी छात्रों के खिलाफ हिंसा को रोका है। आतंकवाद का नतीजा कश्मीर भी भुगत रहा है। कश्मीर को पता है कि डल लेक पर खाली शिकारा इसकी तस्दीक कर रहे हैं। कश्मीर को यह भी पता है कि उसका रोजगार यहां आने वाले पर्यटकों से चलता है। अगर वो नहीं आए तो शिकारा की रौनक चली जाएगी, उनका जीवन और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बार कश्मीर ने चुप्पी तोड़ने का प्रयास किया। अभी तक कश्मीर आतंकवाद के नाम पर टारगेट होता था, आज कश्मीर आतंकवाद को टारगेट कर रहा है, और उन्हें भी जो आतंकवाद के नाम पर कश्मीर को बदनाम करते थे। बड़ी बात है कि कश्मीर ने खुलकर बोलना सीख लिया है। आतंकी हमलों के वक्त संदेह की नजर से देखे जाने का अपराध बोध कश्मीर पर दशकों का है। इस बार कश्मीर ने उस अपराध बोध को, गिल्ट को एक झटके में उतार फेंका। लाल चौक पर आतंकी हमलों के खिलाफ खूब प्रदर्शन हो रहे हैं।
यहाँ लोग गोदी मीडिया से खुलकर पूछ रहे हैं, हमें आतंकवादी क्यों बताया जा रहा है? जब हम भारत के साथ हैं तो हमें भारत से अलग क्यों किया जा रहा है? गोदी एंकरों के पसीने छूट रहे हैं। कश्मीर शेष भारत से नजर मिलाकर बात कर रहा है। शेष भारत भी कश्मीर की बात पहले से कहीं ज्यादा खुलकर सुन रहा है। कश्मीर इस तरह से प्रोपेगेंडा से लड़ रहा है। पहले कश्मीर के लिए दूसरे बुद्धिजीवी लड़ा करते थे, लेकिन इस बार कश्मीर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, अपने लिए बोल रहा है। यही कारण है कि इस बार आतंकी हमलों को लेकर जो गुस्सा है उसका निशाना कश्मीर नहीं बन पा रहा है, और इसका श्रेय कश्मीर को ही दिया जाना चाहिए। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा है। इस बात को ना तो कोई पक्ष छिपा रहा है, ना स्वीकार करने से बच रहा है, लेकिन इसे लेकर अपने ही देशवासियों को खलनायक बनाने की जो कोशिश हुई वो तेजी से फैली तो जरूर, मगर कुछ ठंडी भी हुई। लोगों ने इसका काउंटर इन सवालों से किया कि आतंकवादी तो बर्बर होते हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं और क्या हैं जो धर्म पूछकर देश के भीतर अपने ही लोगों को मार रहे हैं? धर्म पूछकर उन्हें घर नहीं देते, किराया नहीं देते। तो इससे हुआ यह कि जनता नफरत की जड़ों को एक बार देख सकी और लोग अपने अपने शिकवों को लेकर बातें कर सके। हजारों पर्यटकों ने कश्मीर के लोगों की तारीफ की और उन्हें भी लिखने और बोलने में इस बार झिझक महसूस नहीं हो रही कि हाउसिंग सोसाइटी में टारगेट कर दिए जाएंगे अगर कश्मीर की तारीफ करेंगे। मीडिया रिपोर्ट से लेकर इंस्टाग्राम पर लोगों के खूब वीडियो चल रहे हैं जिसमें वे कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर, होटल वाले और लोगों की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मदद की और जान बचाई। तो आपने देखा कश्मीर ने बोलने की भाषा और जगह बना ली है। कश्मीर के लिए बोलने वालों को भी जगह मिल गई है। कश्मीर अब भी प्रोपेगेंडा से लड़ रहा है और भारत के साथ खड़े होने की बात बार बार कर रहा है। अगर आप इसे लड़ाई का हिस्सा समझें तो यह पाकिस्तान के सपनों की बहुत बड़ी हार है। भारत के बड़े कदम उठाने से पहले ही पाकिस्तान को कड़ी हार मिली है। इसी के साथ एक तीसरा बदलाव और हुआ है। इस बार विपक्ष ने भी आतंक के विरोध की अपनी जमीन और भाषा सही तरीके से खोज ली। हमले की निंदा करने के साथ साथ विपक्ष सरकार के साथ तुरंत खड़ा हो गया। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जिससे एकजुटता कमजोर दिखे। विपक्ष भी चाहता है कि 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकी इरादों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के बीच नहीं आए, लेकिन विपक्ष ने उस बैठक में और बैठक के बाद जिम्मेदारी से बयान दिए। विपक्ष को पता है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सरकार की तरफ से बैसारण के अचानक खुले होने का जो तर्क दिया वो सही नहीं है। इसके बाद भी विपक्ष आक्रामक नहीं है कि सरकार की चूक से 26 बेकसूर लोग मारे गए। अखबारों में छपने लगा है कि बैसारण हमेशा खुला रहता था और हजारों गाड़ियों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि पता नहीं चला कि पर्यटक कहां से आ गए। तो सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार के दावों को चुनौती दी जा रही है, मगर उस तरह से इस बार ललकारा नहीं जा रहा। 6 दिन गुजर गए, वरना विपक्ष के नेता हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। आप ऐसी ही स्थिति में कल्पना कीजिए बीजेपी क्या कर रही होती। क्या उसके नेता चुप रहते? पहले के आतंकी हमलों को याद कीजिए और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। गोदी मीडिया विपक्ष को टारगेट करने लग जाता था। इस बार भी किया गया, लेकिन विपक्ष ने गजब तरीके से संयम का परिचय दिया और कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी कश्मीर गए, लेकिन वहां से उन्होंने सरकार की लापरवाही को लेकर कुछ नहीं कहा। संवेदना जताई, सरकार के साथ एकजुटता की बात की। उसी शाम राहुल गांधी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में भी राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया, बस यही संदेश देने की कोशिश की कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ है और इसके खिलाफ कार्रवाई में सरकार के साथ है। देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस पार्टी ने आतंकी हमले के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प दोहराया। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने भी मार्च का नेतृत्व किया। विपक्ष के मार्च से चुप्पी के आरोपों की संभावना समाप्त हो गई। सड़क पर उतरकर विपक्ष ने बीजेपी की इस धार को भी कमजोर कर दिया। उसके लिए तुष्टीकरण या आतंकी हमले का खुलकर विरोध नहीं करने का आरोप लगाना मुश्किल होता जा रहा है।
विपक्ष ने सीख लिया है कि जुबानी विरोध के अलावा सड़क पर उतरकर भी विरोध करना पड़ेगा। अभी तक ऐसे हमलों के वक्त आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही विरोध और निंदा का मोर्चा संभालते थे, लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एनआईए को जांच सौंपे जाने के बारे में सवाल उठाया है कि इतनी देरी क्यों हुई। उन्होंने कहा कि यह सरकार का ही निर्णय होगा कि कौन जांच करेगा, लेकिन 4-5 दिन बर्बाद किए जा चुके हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके सब्र की परीक्षा मत लीजिए। इस बीच खबर आई है कि सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें प्रमुख न्यूज चैनल भी शामिल हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तुरंत ही लिख दिया कि हम इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन अब सरकार हमारे न्यूज चैनलों पर आ रहे पाकिस्तानियों पर भी बैन लगाए। सस्ती टीआरपी के चक्कर में जितने भी मीडिया चैनल पाकिस्तानियों को बुलाकर हमारे वतन के खिलाफ बोलने के लिए मंच देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। गोदी चैनल अपने देशवासियों को, कश्मीर की जनता को, विपक्ष को, सेकुलर लोगों को ललकारते हैं, लेकिन अपने चैनलों पर पाकिस्तान से भी किसी को बुला लेते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्या इसलिए कि अपनों के खिलाफ नफरत फैलाने का एजेंडा नहीं चल पाया तो पाकिस्तान के लोगों को बुलाकर उन पर चीखकर चिल्लाकर गुस्से का तापमान ऊंचा रखा जाए। जब वीजा तक रद्द है तो गोदी चैनलों पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट क्यों बुलाए जा रहे हैं? उन्हें कितना पैसा दिया जा रहा है या ऐसे लोग मुफ्त में आ रहे हैं? सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए। हालांकि अब भी कई तरह के हिंदू संगठन हिंदू धर्म पर हमला का मसला बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए कश्मीर को या विपक्ष को टारगेट करना मुश्किल हो रहा है। इक्का दुक्का कुछ हिंदू संगठनों ने कश्मीरी छात्रों को धमकी दी है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और ऐसे संगठनों को बेलगाम होने का मौका नहीं मिल रहा। इसकी उम्मीद आतंकी हमले की साजिश रचने वालों ने कभी नहीं की होगी। उन्हें यही लगा होगा कि जिस देश में दिन रात गोदी चैनलों में मुसलमानों के खिलाफ डिबेट चलता है, उस देश में 26 नागरिकों की हत्या से यह खाई और गहरी हो जाएगी। वह देश अंदर से कमजोर होगा, लेकिन इस मामले में भारत जीत गया। मोदी सरकार के सामने एकजुटता का भरपूर समर्थन है। अब सवाल है, सरकार क्या करेगी? क्या वह सब करेगी जिसकी उम्मीद की जा रही है? क्या सरकार वैसा कुछ एक्शन लेगी जैसा इस्राइल ने अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। बातचीत को लेकर बहुत कम जानकारी मीडिया में है। भारत के अखबारों में बस इतना ही छपा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को घटना की डिटेल दी और कहा कि वे अपराधियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। नेतन्याहू ने घटना की निंदा की है, लेकिन हमले का जवाब देने के लिए कुछ कहा है या नहीं, इसे लेकर खबरों में कोई जानकारी नहीं। वैसे भारत में इस्राइल के राजदूत ने हर तरह का समर्थन देने का भरोसा दिया है। इस आतंकी हमले का जवाब देने के लिए भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं और समय की भी नहीं। जरूरी नहीं कि थर्ड क्लास गोदी मीडिया के चिल्लाने के हिसाब से भारत अपना जवाब तैयार करे और तारीख भी तय करे। सवाल है कि क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक या उससे भी आगे जाकर, जिसे आप सीधे शब्दों में युद्ध कहते हैं, इस तरह का एक्शन लेगा या ऐसा एक्शन लेगा जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं की है। इस बारे में अटकलें हैं, विश्लेषण है, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, किसी के पास नहीं है। भारत को जो भी करना है उसे इस वक्त अकेले और अपने दम पर ही करना होगा, इसलिए वो जल्दी में फैसला ले भी नहीं सकता। भारत को तय करना होगा कि इनके चक्कर में पड़ा जाए या नहीं, जो खुद को दुनिया का बेस्ट निगोशिएटर कहते हैं। किसी को यह भी पता नहीं कि ट्रंप भारत का साथ किस हद तक देंगे या अमेरिका में टैरिफ को लेकर बयान बदलने के खेल में ही व्यस्त रहेंगे। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। इनके राष्ट्रपति बने हुए 100 दिन गुजर गए, पूरा चुनाव इन्होंने युद्ध के विरोध में जीता, लेकिन इन 100 दिनों में ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को नहीं रुकवा पाए। गजा में भी बमबारी चल ही रही है। कई जगहों पर खबरें छप रही हैं कि उत्तरी कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सैनिक रूस भेज दिए हैं। ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए जैसे पुतिन उनके सहायक हों, जैसे यूक्रेन के डील करते ही पुतिन हां कर देंगे, साइन कर देंगे। कोशिश तो की गई, कतर में रूस और यूक्रेन के बीच बैठक भी हुई, लेकिन युद्ध तो नहीं रुका। ट्रंप भी लगता है कि निराश होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं लगता कि पुतिन युद्ध रोकने के पक्ष में हैं।
हर दिन 5,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। तो साफ है कि ट्रंप युद्ध रुकवाने के मामले में नकारे साबित हो रहे हैं। 100 दिनों में ट्रंप ने जो अपना हाल किया है, उससे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की स्थिति में उनकी कोई भूमिका बनने वाली है। वे चाहते तो हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पंच बन जाएं। इस बार भी भारत और पाकिस्तान को दोस्त बता दिया। इस बार भारत ने नकारा तो नहीं, लेकिन इस बयान को भाव नहीं दिया। साल 2019 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कश्मीर के मामले पर मध्यस्थता करने का ऑफर पेश किया था। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के दौरान इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने कह दिया वे कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने को तैयार हैं और इस काम के लिए सक्षम हैं, बशर्ते दोनों देश इस ऑफर के लिए तैयार हों। 2019 में इमरान खान के अमेरिकी दौरे पर ट्रंप ने कह दिया था कि मैं इस मामले में अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कहा है कि आप मदद कीजिए। ट्रंप के इस बयान पर विदेश मंत्रालय को तब सफाई देनी पड़ी कि मोदी ने ऐसी कोई बात ट्रंप से नहीं की है। इसी तरह की बात ट्रंप ने 2020 में अपने भारत दौरे पर कह दी। उन्होंने मध्यस्थता के अपने ऑफर को फिर से दोहरा दिया और कहा कि कश्मीर मामले के दो पहलू हैं। उस समय ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और मैं मध्यस्थता के लिए जो भी कर सकता हूं करूंगा। मैं समझता हूं कि दोनों देश इस बारे में आपस में बात करेंगे, लेकिन दोनों इस बारे में काफी समय से बात कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अमेरिका क्या करेगा, उसके भरोसे भारत फैसला नहीं ले सकता है, ऐसा कम से कम ऊपर से देखने से लगता है। अमेरिका की तरफ से कोई भी सक्रिय बयानबाजी नहीं हो रही। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तब उस समय उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कहा, केवल निंदा की, संवेदना जताई। मीडिया में खबरें छप रही हैं कि खाड़ी के देश भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को थामना चाहते हैं। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। ईरान ने कहा है कि वो दोनों मित्र देशों के साथ बातचीत कर संवाद बेहतर करने के लिए तैयार है। इजिप्ट भी भारत और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में है। भारत को जवाब चाहिए कि आतंकी हमला कब बंद होगा और कब तक पाकिस्तान से समर्थन जारी रहेगा। भारत सरकार से जनता यही उम्मीद करती है कि इस बार फाइनल एक्शन होगा। आर पार की लड़ाई वैसे हर बार होती है कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया मेहनत कर रहा है, लगता है कि उसके पास भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए फाइनल एक्शन से कम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंक को संरक्षण देने की बात स्वीकार की है। उन्होंने ब्रिटेन के चैनल स्काई न्यूज से कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम के अन्य देशों के लिए आतंकी संगठनों को सहयोग दिया है, उन्हें पैसा दिया, ट्रेनिंग दी और इसका हर्जाना पाकिस्तान ने भी भुगता है। एक अन्य इंटरव्यू में उन्होंने रूस की न्यूज एजेंसी से कहा कि कश्मीर में हुए हमले की जांच में रूस और चीन शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच के समर्थन में हैं। भारत ऐसे किसी भी प्रस्ताव और हस्तक्षेप के लिए कभी राजी नहीं होगा। वह अपने मामले में किसी भी तीसरे देश की भूमिका स्वीकार नहीं करता। अभी तक भारत की यही नीति रही है। लगता नहीं कि किसी भी हालत में बदलाव होगा। इस पूरे मामले में चीन के खेल पर भी नजर रखनी चाहिए। टैरिफ नीति के कारण चीन भारत की तरफ देख रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, और करीब 5 साल बाद मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। लेकिन हिंदू की खबर भी देखिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि वह पाकिस्तान की संप्रभुता के संरक्षण और उसकी सुरक्षा के मामले में पाकिस्तान का समर्थन करेगा। वांग ने यह भी कहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान जांच की बात के नाम पर ख्याली पुलाव बना रहा है। भारत क्यों रूस और चीन से जांच करवाने जाएगा या उनकी निगरानी में? कभी नहीं जाएगा। पाकिस्तान को पता है यह बात, इसलिए किसी न्यूट्रल से जांच की बात कर पाकिस्तान जगह भर रहा है। पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत ने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसलिए वहां चर्चा है कि इस बार क्या होगा, किस तरह की स्ट्राइक होगी। बालाकोट के बाद तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले के एक बयान को याद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैश ए मोहम्मद
भारत पर एक और सुसाइड अटैक करने की योजना बना रहा था। इसकी पुख्ता जानकारी के आधार पर हमने स्ट्राइक किया। जब खतरा सामने हो तब पहले ही स्ट्राइक करना अनिवार्य हो जाता है। विवेक काटजू जैसे राजनयिक विद्वान कहते हैं कपिल सिब्बल के शो दिल से में कि अपनी सूचनाओं के आधार पर पहले एक्शन लेना भारत की नीति का हिस्सा बन चुका है। अब भारत क्या करेगा यह देखना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, इजिप्ट, नीदरलैंड, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से उन्होंने बात की है। 100 से अधिक दूतावासों के राजनयिकों को इस मामले में विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग दी है। उन देशों से नैतिक समर्थन भी मिला है। क्या इस बात की हरी झंडी मिली है कि आप अटैक कीजिए, हम साथ देंगे? इसके बारे में कहीं पुष्ट खबरें नहीं हैं। इस समय की जो विश्व व्यवस्था है उसमें कौन किसकी परवाह करता है? आपने खुद देखा, यूक्रेन रूस के समय, गजा इसराइल के समय। भारत को अपना कदम अपने भरोसे ही उठाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को ही लीजिए, इस संस्था की दुनिया में नैतिक शक्ति समाप्त हो चुकी है। हालांकि इसी संस्था ने गजा पर हमले के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया। जब दुनिया के बड़े बड़े नेता इसराइल की निंदा नहीं कर पा रहे थे तब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव खुलकर निंदा कर रहे थे, लेकिन इससे हालात में कोई बदलाव नहीं आया। संयुक्त राष्ट्र ने विरोध दर्ज कराने का मंच तो दिया, इसराइल को मनमानी करने से भले ना रोक पाया, लेकिन इसके पन्नों पर सब कुछ दर्ज हुआ है। बात है इसके सक्रिय हस्तक्षेप की, जिसका नैतिक बल अब इस संस्था के पास नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कड़े शब्दों में पहलगाम हमले की निंदा की है, लेकिन चीन के दखल के कारण निंदा की भाषा को नरम किया गया। पाकिस्तान ने लोगों की मौत पर अफसोस जताया है और अपनी भागीदारी की बात को नकारा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान ने चीन की सहायता से इस बयान की भाषा को नरम करवाया। चीन ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या वह भी कोई योजना बना रहा है? इस बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टैरिफ नीतियों के कारण चीन भारत की तरफ भी देख सकता है। और एक खबर और भी है कि 5 साल के बाद, करीब 5 साल के बाद मानसरोवर की कैलाश यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। तो इस वीडियो में हमने 2 बातें की। एक, कि किस तरह से कश्मीर की जनता ने नफरती प्रोपेगेंडा का जवाब दिया। विपक्ष आगे बढ़कर आतंक का विरोध करने के साथ साथ सरकार के साथ खड़ा हो गया। इस बार नफरती एजेंडा या आतंक के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले कमजोर भले नहीं हुए, लेकिन उन्हें एक तरफा बढ़त नहीं मिली। यह बहुत अच्छा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। उधर इंस्टाग्राम पर अलग ही जंग चल रही है। कॉपीराइट के कारण हम दिखा नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के लोग इंस्टाग्राम पर अपने ही देश पर हंस रहे हैं। पानी रोक देने से लेकर जंग के हालात पर लतीफे बना रहे हैं। उन लतीफों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हालत तो पहले से ही बदतर है, भारत जंग जीत कर और कितना बदतर कर देगा। तो कोई कह रहा है पानी तो पहले से नहीं है, हमें तो बिना पानी के रहने की आदत है, पानी बंद कर देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लोगों ने यहां तक लिखा है और कहा है कि लाहौर ले जाना है तो ले जाइए, हमें पता है आप जल्दी वापस भी कर देंगे, क्योंकि लाहौर की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान की जनता लतीफों का सहारा लेकर टेंशन दूर कर रही है, या उसे लगता है कि मजाक चल रहा है। मगर उनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार FIR कर रही है या नहीं पता नहीं। भारत के लोगों को टेंशन की आदत है, वे टेंशन दूर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि जो दूर करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ FIR कर दी जा रही है। जैसे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की बातों को लेकर FIR की क्या जरूरत थी? क्या वाकई कोई शिकार नहीं मिल रहा जिसके नाम पर अपने नफरती गुस्से को हवा दे सकें? तो नेहा सिंह राठौर के गाने को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की कोशिशों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। FIR से पुलिस का समय बर्बाद होता है और अदालत का भी। जिन्हें विरोध करना है वो नेहा सिंह राठौर से बेहतर गाना बनाकर गा दें। अदालत का या भीड़ का सहारा लेकर उन्हें चुनौती ना दें और ना डराएं। तो इस सवाल का जवाब भले मेरे पास नहीं है कि सरकार क्या कर रही है और करेगी, लेकिन इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिला होगा कि सरकार अगर